मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में आके खो जाए। आपने तो अभी से हार मान ली। हमें डरना नहीं है, हमें उनका मुकाबला करना है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आपको अपना कानूनी वारिस बनाना चाह रहे होंगे। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो भाईजान को माफ कर दें, जायदाद के 2 हिस्से कर दें। सुन ले मेरी तू सदा। सफिया, 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 क्या हुआ शाह साहब, कैसी तबीयत है? घबराहट हो रही है। मैं पानी लाती हूँ। नहीं, पंखा चला दो। शाह साहब, एयर कंडीशनर चल रहा है। मगर मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं पंखा चला देती हूँ। आराम से, संभल के, संभल। हाँ हाँ, लो लो। ठीक तो है? हाँ, एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। मैं नोफिल को बुलाती हूँ। खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो आप हॉस्पिटल चलिए ना। नहीं, मुझे सहारा दे के खड़ा कर दो। मैं टहलना चाहता हूँ। लेटे रहिए ना। नहीं, मैं टहलना चाहता हूँ। हॉस्पिटल चलिए। मुझे सहारा दो, उठाओ मुझे। मेरी स्टिक दो। ये लीजिए। लाओ। सांस लीजिए, गहरे सांस लीजिए। सांस का ही मसला है। यार, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बिस्मिल्लाह। आराम से। हाँ, छोड़ दो। अरे कुछ तो बताइए शाह साहब, क्या हो रहा है आपको? सांस आ रहा है सही? कुछ नहीं हो रहा, ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक है आप? कुछ तो बोलिए शाह साहब, कुछ तो बताइए। बहुत जिद्दी हैं आप, बहुत जिद्दी हैं। सफिया, मैं कार से मिलना चाहता हूँ। आप वकार से मिलना चाहते हैं? हाँ, एक दफा मैं शाह साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने वकार को माफ कर दिया। हाँ सफिया, मैं अपने सीने पर
ये बोझ लेकर नहीं जाना चाहता। 25 वर्षों में जो तुम आंसू बहा रही हो ना, वो मेरे सीने पर पत्थर बनकर गिर रहे हैं। मरने से पहले मैं ये खुशी तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ। शाह साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप। अल्लाह आपको तादेर सलामत रखे। शाह साहब अगर आप मेरी खुशी की खातिर उसे मजबूरन माफ कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आप मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं देखेंगे। सफिया, तकलीफ तो मुझे फिर भी होती रहेगी। तुम अगर आंसू नहीं भी बहाओगी ना, तो ये दुख तुम अंदर ही अंदर पालती रहोगी। शाह साहब, मेरी खातिर आप इतनी बड़ी कुर्बानी ना दें। आपको किसी के सामने झुकता हुआ नहीं देख सकती, कभी नहीं। सफिया, मुझे याद है तुमने एक दफा कहा था कि दिल को अगर इत्मीनान हो तो दिमाग को तक़वियत मिलती है। याद है तुमने कहा था कि माफी जो है ना, ये मेरे दिल का इत्मीनान है। जिद और अना की जंग बहुत होली। वो मेरी औलाद है, इस हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता। मैं मरने से पहले अपने दोनों बेटों से मिलना चाहता हूँ। उनकी औलादों को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। शाह साहब, मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं, कैसे करूं? आज मैं बहुत मुतमईन, बहुत अंदर से बहुत मुतमईन। फोन बात करें अम्मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं फातिमा वकार बात कर रही हूँ, वकार अली शाह की वाइफ। जी बोले। सर, वो आपने हमें घर खाली करने का नोटिस भेजा है। जाहिर बात है, वो मकान मैंने आपको सारी जिंदगी के लिए तो नहीं दिया ना। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको तो पता होगा कि मैं भी इद्दत में हूँ। ये मेरा मसला नहीं है। मगर हमारे साथ तो बहुत सारे मसाइल हैं। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती और अब हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। देखिए मैडम, वो भी मेरा मसला नहीं है। मुझे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने हैं। तो रूल एंड रेगुलेशन ये भी तो होते हैं कि फैक्ट्री में अगर काम करते हुए किसी वर्कर की जान चली जाए तो उसको सारे वाजिबात अदा किए जाते हैं। मैंने वकार साहब से नहीं कहा था कि वो काम करें, उन्होंने अपनी मर्जी से वो काम किया है। तो आप इतना तो कर सकते थे कि हाई पावर प्लांट में जाने से पहले हिफाजती इकदाम तो चेक कर लेते कम से कम, या कम से कम आप ये चेक कर लेते कि वहां इलेक्ट्रिक की जो फिटिंग्स थी वो किस हद तक ठीक है। आप मुझे मेरा काम ना सिखाएं तो बेहतर होगा। सिखाना पड़ेगा। जब आप किसी का जायज हक नहीं देंगे तो आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। एक बात मैं आप पर वाजे कर दूं कि मेरे बच्चों के जो लीगल राइट्स हैं वो आप हड़प नहीं कर सकते। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूं, मैं कोर्ट जाकर अपना हक ले सकती हूँ। आप मुझे धमकी दे रही हैं? आप जो भी समझें, मैं ये मकान उस वक्त तक खाली नहीं करूंगी जब तक आप सारे वाजिबात अदा नहीं करते। कैसे वाजिबात? कैसे वाजिबात? 20 साल वकार ने आपकी फैक्ट्री में मेहनत और ईमानदारी से काम किया है और आप पूछ रहे हैं कैसे वाजिबात? बिल्कुल की, और वाजिबात भी थे।
लेकिन वो सारे पैसे अपने ले चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं? वकार ने एक पैसा नहीं लिया आपसे। वकार ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे बेटी की शादी का कहके, और मैंने उस पर तरस खाकर उसके सारे वाजिबात उसकी रिटायरमेंट से पहले उसे दे दिए ताकि वो बेटी की शादी अच्छे तरीके से कर सके। और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। और मोहतरमा, आइंदा ही इस तरह का फोन करके मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिएगा। पहले तो मैंने हमदर्दी के तौर पर आपको 1 महीने का टाइम दे दिया था, लेकिन अब मेहरबानी करके 2 हफ्ते में आप मेरा मकान खाली कर दें। समझ गई आप? दो हफ्ते? अरे नायला जी, वो वासिफ कहाँ है? वो तो चले गए। चले गए? अरे अभी तो मैंने उसे देखा था। जी, वो कोई फाइल लेने के लिए आए थे, लेकर चले गए। असल में आजकल फैक्ट्री में काम भी बहुत ज़्यादा है ना, तो कई दिन से गए भी नहीं थे। क्या बात है दादी जान, बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। क्या दादा जान ने ताया को माफ कर दिया? है? तुम्हें कैसे पता? दादी जान, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद यही थी ना? ना तो मुझे मालूम था। हाँ बेटा, उन्होंने वकार को माफ कर दिया। क्या? उन्होंने वाकई उन्हें माफ कर दिया? मगर मामू जान ने तो अपने असूल कभी नहीं तोड़े। हाँ, लेकिन आज उन्होंने सब उसूल तोड़ दिए और उन्होंने मेरे बेटे को माफ कर दिया। मेरी दुआएं रंग ले आई। दादी जान, ये बहुत खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा तुम वासिफ को ज़रा फ़ोन तो मिलाओ, उसे वकार के ऑफिस का पता है। उससे कहना कि शाह साहब उससे मिलना चाहते हैं। नहीं दादी जान, कॉल नहीं पिक कर रहे। वो ड्राइविंग कर रहे होंगे ना, अभी नहीं उठाएंगे। तो बेटा ऐसा करो, उसको मैसेज कर दो। वो जैसे ही मैसेज पढ़ेगा वो हमें फ़ोन कर लेगा, फिर हम उसे सब कुछ बता देंगे। ठीक है ना? क्या हुआ अम्मी? क्या कह रहा था? वो कह रहे कि वकार ने उनसे 20 लाख रुपए लोन लिया था, अब उसकी तरफ कोई वाजिबात नहीं है। झूठा, मक्कार, बेईमान इंसान। यकीनन उसने इसी तरह से दौलत कमाई होगी, लोगों का खून चूस चूस कर, उनके हक हलाल की कमाई पर कब्जा करके, उनकी जिंदगियों से खेल के। मैं आपसे कह दे रही हूँ अम्मी, और आप ही तुम भी सुन लो, मैं नहीं छोड़ने वाली इसे। मैं हर हाल में कल कोर्ट जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। तो क्या मतलब है आपका अम्मी? उसके लगाए हुए झूठे इल्जामात को कबूल कर लें, हम झुक जाएं उसके आगे? नहीं अम्मी, मैं तो हरगिज नहीं चुप बैठने वाली। उसने हम पर नहीं, हमारे नेक और शरीफ बाबा पर इल्जाम लगाया है, जिसने जिंदगी भर उसके कारोबार को तरक्की दी, मेहनत कर करके, और उसी कारोबार की वजह से अपनी जान दे दी। उसने मेरे बाबा की उम्र भर की रियाजत पर दाग लगाने की कोशिश की है। मैं किसी सूरत चुप नहीं बैठूंगी। आप सोचें अम्मी, सोचें, अब वो हमें गलत साबित करने के लिए इस इल्जाम को किस हद तक उछालेगा? क्या आप ये बर्दाश्त कर सकती हैं कि मेरे मरहूम बाबा की इज्जत पे कोई इस तरह से दाग लगाए और हम चुप करके बैठ जाएं? बिल्कुल ठीक कह रही है मोमना अम्मी, अब हमें भी चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसे तो उनकी सारी चालें कामयाब हो जाएंगी अम्मी। और बाबा ने हमें इसलिए तालीम नहीं दिलाई थी कि उनके खिलाफ उठने वाली आवाज को हम दबा ना सके,
उनके उनके लगाए हुए इल्जामों को हटा ना सके, उनके दिफा ना कर सके हम। मगर हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? किसी के खिलाफ केस करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। बहुत मुश्किल है ये सब कुछ। हाँ तो हम लगाएंगे पैसे। आपके पास जो हमारे जेवरात रखे हैं वो बेच दें। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास तो बस अब यही जमा पूंजी रह गई है, और फिर मुझे मासूमा की शादी भी करनी है अभी। तो हम भी, जरूरी तो नहीं कि शादी धूमधाम से हो और जेवरात भी दिए जाएं। और वैसे भी खालदा आंटी तो आपको हमेशा से कहती आई हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और इस वक्त वैसे भी मेरे बाबा की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आप बेच दें, आप सारे जेवरात बेच दें। हम कल ही एक वकील के पास जाएंगे और तौकीर साहब पर केस करेंगे। कल नहीं, आज। हमें आज ही कुछ करना होगा, क्योंकि उस बदबख्त इंसान ने हमें 2 हफ्ते का टाइम दिया। 2 हफ्ते में हमें घर खाली करना होगा। उससे पहले कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अगर हम आज ही वकील से बात कर लेते तो कल तक वो अदालत से हमें स्टे ऑर्डर ले देगा। मगर बेटा, आज के आज जेवरात कैसे बिक सकते हैं? अम्मी, आज जेवरात बेचना ज़रूरी नहीं है। हमारे पास घर में 8-10 हज़ार रुपए तो रखे होंगे ना। हम उसे एडवांस के तौर पे वही दे देंगे। ठीक है, मगर पहले मैं खालदा भाभी और तारिक भाई से बात करूंगी। हाँ तो ठीक है ना, आप अभी फोन करें और अभी बात करेंगी आप। ये ले अम्मी, अभी बात करें आप। करें ना बात। जान, अल्लाह रहम करे। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था कि बेटे, कैसे बताऊं तुमको, तुम्हें एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी अम्मा जान? क्या बताऊं तुमको बेटा, तुम्हारे अब्बा ने वकार को माफ कर दिया और उससे मिलना चाहते हैं। क्या? हाँ अम्मा जान, मैं रास्ते में कार ड्राइव कर रहा हूँ, बस घर पहुँचने वाला हूँ। घर आता हूँ तो फिर आपसे बात करता हूँ तफसील से। अच्छा, बस फौरन आ जाओ बेटे, जल्दी से आओ, मुझसे इंतजार नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटे, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अब्बा ने भैया को माफ कर दिया? तारिक ने खास तौर पर मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें सामने बैठकर समझाऊं। अब देखो ना, तुम केस करने के लिए बच्चियों के जेवरात बेचोगी, फिर भी अगर फैसला तुम्हारे हक में ना हुआ तो रही सही पूंजी भी जाएगी। अरे इन बड़े लोगों की पहुंच ऊपर तक होती है, वो जज को पैसा खिलाकर केस अपने नाम करा लेगा। ये उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप ही बताए ना भाभी, फिर मैं क्या करूं? 2 हफ्ते का टाइम दिया था उसने। वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, मगर तारिक कह रहे थे कि तुम एक बार बॉस से मिलकर देखो और उन्हें समझाने की कोशिश करो कि अगर उन्होंने केस किया तो इसमें उनकी और उनकी कंपनी की भी बदनामी हो सकती है। हो सकता है कि ये सुनकर वो मान जाएं और वाजबात के बदले में तुम्हें रहने के लिए ये मकान दे दें। इसी तरह मसला हल हो सकता है। इसमें तुम दोनों का फायदा है। तुम्हें रहने के लिए मकान मिल जाएगा और तुम अदालत के धक्के खाने से भी बच जाओगी। अब देखो ना, यहाँ इस तरह के केसेस सालों चलते हैं और लाखों का खर्चा आता है, और अगर केस हार गए तो सरमाया और वक्त बर्बाद हुआ। शायद आप ठीक कह रही हैं भाभी। शायद नहीं,
मैं यकीनन ठीक कह रही हूँ। इन बड़े लोगों की दुश्मनी भी ठीक नहीं होती। तुम्हारे साथ 2 जवान बच्चियां हैं, उनका सोचो। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। पैसा ना सही, मकान तो मिल जाएगा, तुम्हारा एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। बस कल सुबह तुम मोमना को साथ लेकर चली जाओ। वो थोड़ी बोल्ड है और इद्दत के दौरान इस तरह के इंतहाई जरूरी कामों के लिए निकला जा सकता है, मगर दिन की रोशनी और शरई पर्दे के साथ। और हाँ, तुम जाओ जल्दी से वकार को ढूंढ के लाओ। जी। जाहिर है मोमानी जान जो हर वक्त समझाती रहती है उन्हें, कभी तो असर होना ही था। मगर अब आप क्या करेंगे? बस